नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। विद्यार्थियों के साथ कुछ बातें साझा कर रही हूँ। इसका एक वीडियो ब्रॉडकास्ट हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ भ्रांतियों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में आज से थोड़ा गायन के बारे में बात करूंगी। रियाज जो है, रियाज किसको कहा जाता है? रियाज मतलब गायन, वो तो सर्वविदित है ही। आपने रियाज किया क्या? तो विद्यार्थी हमेशा उत्तर देते हैं, हाँ मैडम, पूरा किया। क्या किया? तो कॉपी के पन्ने पलटते हैं, जितना कॉलेज में सिखाया जाता है पूरा गा लेते हैं। इसको रियाज नहीं कहते। रियाज में 3 बातें आती हैं: गायन, श्रवण और चिंतन मनन। इन 3 चीज़ों को मिलकर रियाज बनता है। मुख्य रूप से गायन, 50% गायन, और बचा हुआ जो 50% उसमें 25% श्रवण, 25% चिंतन मनन। सर्वप्रथम मैं गायन के बारे में बताऊंगी और उसके पश्चात श्रवण क्या है, कैसी उसकी उपयोगिता है, उसके बारे में बताऊंगी। गायन के रियाज में 3-4 स्टेप्स होते हैं, जैसे स्वर का रियाज, बंदिशों का रियाज, ताल का रियाज, तानों का रियाज। तो आप एक दिन में घंटे भर में इतना हर चीज़ नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी 1 घंटा तो आपको निकालना ही है, कम से कम, कम से कम। और अधिक से अधिक आपके समयानुसार आप जितना ज़्यादा गा सकते हैं गाइए। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव ये कहता है कि 2 घंटे रियाज वैसे काफ़ी होता है। उसके बाद सोचिए, चिंतन मनन भी बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम स्वर का रियाज। एक भ्रांति और है कि खर्ज का रियाज करना चाहिए। बहुत सारे घरानेदार लोग ये कहते हैं कि खर्ज का रियाज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं कोई घरानेदार व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है कि हर व्यक्ति को खर्ज का रियाज की आवश्यकता नहीं है, खास करके विशेष करके लड़कियों के लिए। पुरुषों का मुझे इतना, उनका रियाज के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती। हो सकता है कि पुरुषों को खर्ज का रियाज करते आना चाहिए, उससे उनकी बेस अच्छा होता है। लेकिन खर्ज का रियाज जो होता है वो नीचे नीचे, मतलब षड्ज के नीचे जाकर बिल्कुल पंचम मध्यम गंधार तक जाकर रुकना, ये होता है खर्ज का रियाज। तो इससे मेरे हिसाब से थोड़ी आवाज़ में मोटाई आ जाती है, थोड़ी आवाज़ मोटी हो जाती है। और फिर वही पहला ही मेरा पॉइंट था कि मोटी आवाज़ हो तो अच्छा नहीं, का ऐसा नहीं है। मोटी आवाज़, ओरिजिनली आपकी आवाज़ मोटी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे खर्च की आवाज़ करके अपनी आवाज़ को और थोड़ा सा ऐसे ब्रॉडनेस आ जाता है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, आवश्यक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर वही कि आप अपने अपने गुरुओं से पूछिए, वो शायद आपको अलग भी बता सकते हैं। और एक बात यह है कि ये सारे मेरे अनुभव हैं। मैंने रियाज़ करते करते मुझे जो जो महसूस हुआ वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई विद्वान या बुज़ुर्ग या कोई गुरु मेरा ये वीडियो सुने और वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं कह रही हैं मैडम। तो ये भी हो सकता है, अपना अपना अनुभव होता है। तो मैंने जैसा रियाज़ किया वो आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम आप सा लगाइए, सा को आकार में लगाइए,
और बहुत देर तक आपका दमसाज बढ़ना चाहिए। स्वर के रियाज से दमसाज बढ़ती है। दमसाज मतलब आप एक सांस में काफ़ी देर तक अपनी आवाज़ को लगाए रहते हैं। बहुत गहरी सांस लीजिए और फिर सा लगाइए, और कम से कम आपको 15 सेकंड तक आपकी आवाज़ आपकी सांस रोकते आनी चाहिए, और अधिक से अधिक फिर आप कितनी भी रोक सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा ही है। तो गाने के लिए दम सांस की बहुत आवश्यकता होती है, और इसका रियाज इस स्वर के रियाज से होता है। दम सांस का जो बढ़ना होता है उसको बढ़ाना स्वरों के रियाज से होता है। तो एक एक स्वर का रियाज करिए। सा को लगाइए, नीचे जाइए, निषाद, दैवत, पंचम। पंचम तक आवाज़ जाती है तो ठीक है, उसके नीचे और भी बहुत लगाने की ज़बरदस्त कोशिश नहीं करना है। फिर धीरे धीरे आप फिर षड्ज पे आइए। फिर रे, फिर ग, फिर म इतना लगाने की आवश्यकता नहीं है। षड्ज के बाद आप सीधे पंचम पे जाइए और रुकिए पंचम पे, बहुत देर तक रुकिए, और फिर म ग रे सा गाकर नीचे आइए। फिर पंचम के बाद ऊपर के तार सप्तक के षड्ज को लगाइए। तो आपको एक ये महसूस होगा कि आप नीचे के स्वर को बहुत देर तक लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्वर ऊपर जाता है वैसे वैसे अंदर से बहुत ज़ोर लगता है, और जब आप ऊपर का सा लगाते हैं तो ये सारी मसल्स जो होती हैं इन पे ज़ोर पड़ता है, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, ये सारी, जितना आप पूरा नाभि से स्वर लगाएंगे तो वो बहुत दम सांस की आवश्यकता और बहुत दम की भी आवश्यकता होती है, ज़ोर की, ताकत की। और ऊपर का जो सा लगेगा वो अपनी आवाज़ को बहुत ज़ोर से चिल्ला के मत लगाइए, थोड़ा सॉफ्ट लगाइए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, पर बहुत सॉफ्ट भी नहीं, गुनगुनाना नहीं है, पूरा पेट से ही गाना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पूरी वो स्वर निकलेगा और वो ऊपर तक जाएगा। तो षड्ज भी उतना ही पावरफुल लगाते आना चाहिए। तो ये इसका रियाज आपको करना है और बहुत देर तक करना है। इससे क्या होता है कि आपका स्वर जो होता है वो परफेक्ट हो जाता है, आपके गाने में परफेक्शन आता है। और केवल शुरू करके एकदम से शुरू कर दिया, बंदिशें गा दी, ऐसा नहीं। स्वरों का रियाज बहुत आवश्यक है। एक रेंज भी आपकी होती है। पहले आप पिछले वीडियो में ही मुझे ये बताना चाहिए था, और मैंने नहीं बताया कि आपकी एक रेंज आपको समझ में आना चाहिए। आप किस आवाज़ में सहजतापूर्वक नीचे के पंचम से ऊपर के गंधार मध्यम, अधिक से अधिक पंचम, नहीं लगा तो गंधार मध्यम, यहाँ तक बिल्कुल सहजता से खुली आवाज़ में जा सकते हैं, वो आपका पिच है। उसके आगे के स्वरों को फिर पतली आवाज़ करके कैसे ऊपर ले जाना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो ये हुआ स्वरों का रियाज। उसके बाद बंदिशों का रियाज। बंदिशों का रियाज बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत बाद में ये पता चला कि बंदिशों का रियाज करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो थोड़ा सा उम्र के बढ़ने के साथ समझ में आता है कि बंदिश कितनी ज़रूरी है। तो बंदिश का रियाज करते समय जहाँ पे पंक्ति ख़त्म होती है वहाँ पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान। क्या होता है, वहाँ पे अपनी आवाज़ ऐसी छूट जाती है, वहाँ पे आपकी आवाज़ थोड़ी कण सुरी लगती है, कम लगती है, परफेक्ट सुर नहीं लगता। तो उसको बहुत घीसना चाहिए बंदिश को। जितनी बार आप बंदिश गाएंगे, जितनी 100 बार गाइए एक बंदिश, आपको अलग ही महसूस होगा कि अभी जो 5वीं बार जैसे गाई और 10वीं बार गाने में और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, मज़ा बढ़ता जाता है बंदिश को गाने से। और आफ्टर ऑल जब बंदिश पूरी अपने गले में बैठ जाती है तब बहुत अलग मज़ा आता है, तब एक कॉन्फिडेंस आता है। तो बंदिश अपने को बहुत परफेक्टली आना ही चाहिए। तो बंदिश का रियाज बहुत आवश्यक है, और केवल एक राग की एक बंदिश नहीं, थोड़ी
ज़्यादा बंदिशें गाइए, कोशिश करिए। वो मैं आपको फिर मनन चिंतन के समय, अभ्यास के समय बताऊंगी। फिर है ताल का रियाज़ और तानों का रियाज़। तो ताल का जो रियाज़ है वो मैंने वैसे बचपन में कभी नहीं किया, वो मुझे बहुत बाद में एक बहुत बड़े गायक के पास मैं जाती थी, बहुत थोड़े दिन गई थी, 1 डेढ़ महीना। तो मैंने बड़ा एक विहंग, एक बड़ा सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया उस क्लास में। मैंने इंदौर में नहीं देखा था ऐसा दृश्य कभी। उस क्लास में ऐसे सारे गाने वाले लोग बैठे हुए थे, ऐसे वो बाकायदा क्लास थी। बीच में मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, गजानन बुआ जोशी। तो आज से करीब करीब 40 साल पहले की बात है। तो गजानन बुआ ऐसे बैठते थे, उनके सामने बड़े बड़े, आज के बड़े बहुत बड़े गायक उल्लास कशालकर जी, शुभदा पराड़कर जी, ये सारे लोग ऐसे बैठते थे। मैं तो बड़ी सिमटी हुई पीछे बैठती थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब बहुत इतने बड़े लोग कैसा गाते हैं, क्या गाते हैं। और फिर पूरे गाने वाले और उनके पीछे एक पूरी लाइन तबले वालों की, मतलब वो गुरु बीच में बैठेंगे, उनके सामने सारे गाने वाले बैठेंगे और गाने वालों के पीछे अपना अपना तबला डग्गा लेके पूरी लाइन एक तबले वालों की। और फिर वो गुरु जो थे गजानन बुआ, तो वो हाथ से बिल्कुल बाकायदा ऐसे ताल दे देकर ताल बोलते थे। उनके बाद गाने वाले भी बोलते थे, बजाने वाले भी बोलते थे। ऐसा माहौल, इतना सुंदर था वो माहौल। और मैं बड़ी आश्चर्यचकित थी कि ऐसा भी होता है। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, ये जयपुर ग्वालियर, ये लोग ताल के इतने पक्के क्यों होते हैं और ये लयकारी ऐसी कैसी कर लेते हैं। तो वो जो लयकारी होती है उसके लिए अपना ताल पक्का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब आपके सामने बहुत सारे गायक और बहुत सारे तबला संगीतकार नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ से हर एक ताल को दीजिए, बोल के देखिए। आपकी जीभ भी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, सारे ही बोल आपको बहुत अच्छी तरह से बोलते आना चाहिए। और उसका जो, उसको अलग अलग लय में बोल के देखिए, दुगुन में, तिगुन में, चौगुन में, आड़ कुआड़ बियाड़, सारी लय जितनी भी है वो सब, उसमें आप बराबर एक ताल दे के और फिर उसको बोल के देखिए। उससे क्या होता है। और देखिए, और एक बात की, यदि आप संगीत सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा तबला भी आना चाहिए, तबला बजाते भी आना चाहिए। ये पहले होता था कि संगीत के विद्यार्थियों को तबला भी एक साइड सब्जेक्ट होता था और उसको भी आपको बजा के बताना होता था। शायद म्यूज़िक कॉलेजेस में अभी भी होता होगा, पर इधर महाविद्यालयों में शायद नहीं होता, पहले हुआ करता था। तो तबला भी आपको समझना चाहिए, ताल भी समझना चाहिए, क्योंकि ताल में यदि पक्का है गाने वाला तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और ताल में पक्का नहीं है तो वो बार बार वो तबले की तरफ देख देख के गाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताल में बहुत पक्का होना बहुत आवश्यक है। और 2 मात्राओं के बीच का स्पैन आपको समझ में आना चाहिए, वो मैं आपको श्रवण के समय बताऊंगी। तीसरी बात, तानों का रियाज़। तानों का रियाज़ की भी भ्रांति होती है कि बहुत फास्ट तान ले ली तो बहुत अच्छा गायन। ये ज़रूर है कि बहुत फास्ट तान हो तो बड़ा मज़ा आता है, सुनने वाले बिल्कुल भौचक के रहते हैं कि बाप रे ये क्या चल रहा है। लेकिन ये मन से निकाल दीजिए कि बहुत फास्ट तान गाना ये नहीं अच्छा गायन या प्रभावशाली गायन, ऐसा नहीं है। आपकी तान स्वच्छ, सुरीली और स्पष्ट होनी चाहिए थोड़ी। और तानों की प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा फास्ट तान की प्रैक्टिस पहले नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे तान की प्रैक्टिस करना चाहिए, धीमी लय में। तो जितनी धीमी लय में आप करेक्ट तान गा सकेंगे, वही फिर से बता रही हूँ कि सुरीली, स्वच्छ, स्पष्ट, ये 3 चीज़ें तानों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपकी तान सुरीली नहीं है तो बड़ी खराब लगती है। और स्पष्ट भी होनी चाहिए, आपके तानों का हर स्वर सुनाई देना चाहिए। जैसे आ नहीं, आ प मगरे सा, ये सुनाई देना चाहिए, नहीं। और ये अपने आप को समझना चाहिए, आपको सामने वाला नहीं बताएगा। सुरीलापन भी उसमें होना चाहिए। जहाँ पे तान समाप्त होती है वहाँ पे देखिए आपका ये सा लग रहा है कि नहीं, ये देखिए। बहुत बार क्या होता है कि तानों में स्वर नहीं लगते बराबर, वो बार बार रुक के और उस स्वर तक पहुँच के हमें देखना चाहिए स्वर लगा ठीक या हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, इस प्रकार।
और फिर एक मेरा वीडियो और इसमें मैंने इसी चैनल पे बनाया है सृजन तानों का। आप अपनी तानों का सृजन करिए, कैसे करना है वो मैंने उसमें समझाया। और जितना आपका स्वरों का रियाज़, बंदिशों का रियाज़ और तानों का रियाज़ होगा, बिल्कुल सिंपल अलंकारिक तानों को ही मैंने उस वीडियो में समझाया। जितना उस तानों को आप समझेंगे उतना फिर आपके तानों का उपजंग पड़ेगा, आपको अलग अलग ताने आपके ही दिमाग में सूझेंगी। तो ये हुआ मेरा दूसरा वीडियो, आपके साथ मैंने ये बातें साझा की। अगले वीडियो में मैं आपको श्रवण और अभ्यास के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।